तो आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और भारत 4th कंट्री बन गया है जो कि एक यान को चाँद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करा चुका है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि इसका लाइफ कितना है, ये जो पूरा मिशन है इसकी लाइफ कितने डेज़ तक है। एक्चुअली में चंद्रयान का लाइफ सिर्फ 15 डेज़ के लिए है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 14-15 डेज़ का दिन होता है, मतलब धूप रहता है, और बाकी 14-15 दिन के लिए वहाँ रात रहती है। तो जैसे ही सनराइज़ किया ये लैंड किया, यानी कि अब से 14-15 दिनों तक प्रज्ञान रोवर अपना काम कर पाएगा। जैसे कोई मिल गया में जादू को धूप चाहिए था, वैसे ही प्रज्ञान रोवर पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हैं। विक्रम लैंडर पे भी लगा है, तो इनको वही धूप से पावर मिलेगी और वही धूप बहुत ज़रूरी है इनके ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब 14 दिन खत्म होगा तब धूप चली जाएगी, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम डाटा है वो 14 दिनों तक आ चुका होगा। उसके बाद वो सिंपली वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बंद हो जाएंगे। और इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि हम होप करते हैं कि वो 14 दिनों के बाद भी कुछ दिन चलेगा। लेकिन यहाँ पर होप वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि उसके लिए कोई भी सटीक टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है जिससे वो गारंटेड बहुत दिनों तक चले, क्योंकि ये मिशन 14 डेज़ को माइंड में रख के ही बनाया गया था। बाकी जो लूनर 25 जो कि क्रैश किया, अगर वो लैंड होता तो उसके अंदर एक ऐसा पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी था प्लूटोनियम के ज़रिए, जिसके चलते उसे 1 साल तक पावर मिलती। तो इस मामले में सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि इसरो एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, एक ऐसा प्लूटोनियम का पावर सोर्स बनाने का जिससे अपकमिंग मिशंस में 1 साल तक पावर मिले। लेकिन फ़िलहाल चंद्रयान जो है वो 14 डेज़ तक बहुत सी रिसर्चेस करेगा। साउथ पोल में वाटर, हीलियम-3 और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि ये मिशन असल में हुआ किस लिए है। तो चलिए इन डिटेल्स को हम समझते हैं। किसी भी प्लैनेट या फिर सैटेलाइट, जैसे कि मून एक सैटेलाइट है, तो उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। या फिर किसी भी जगह पर चले जाओ, चाहे आप जुपिटर के किसी भी मून पर चले जाओ, तो वहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो भी चीज़ें एक्यूमुलेटेड हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस होती हैं हमारे लिए। जैसे कि धरती का जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस है वो यहाँ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही है, और इक्वेटर का जो रीज़न है इसे कॉटन कॉड सेफ माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ इक्वेटर पे ही मौजूद हैं या उसके आसपास नॉर्मली हर कोई रह रहा है। लेकिन जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही होती हैं। रिसर्चेस के हिसाब से साउथ पोल में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस है वो बहुत मात्रा में है, और इस बारे में और डाटा धरती चाहता है। मून के इस रीजन में कभी भी सनलाइट नहीं पड़ती है, और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर परपेचुअल डार्कनेस था बिलियंस ऑफ ईयर से, और डार्कनेस है और डार्कनेस रहेगा। वाटर जो है ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वाटर सपोर्ट्स लाइव्स, क्योंकि साउथ पोल पर वाटर आइस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं कि पानी वहाँ पर बहुत मात्रा में काफ़ी टाइम से जमा हुआ रह सकता है, इनफैक्ट मिलियन ऑफ ईयर्स तक भी। आपको पता है पहला एविडेंस, पहली ऐसी जांच, ऐसा कोई कैलकुलेशन जो ये बताए कि पोल्स पर पानी है, ये इंडिया के चंद्रयान फर्स्ट ने पहली बार दिखाया था। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये पानी का डिटेक्शन है, और इसकी प्रेजेंस ऑफ वाटर को चंद्रयान फर्स्ट ने आज से करीब 15 साल पहले ही पता कर लिया था। और यही वो कारण है जिसके पता चलते यह माना गया कि वहाँ पर वाटर आइस ट्रैप्ड है। किसी भी मिशन में ऑर्बिटर होता है जो कि ऊपर घूमते रहता है, एक लैंडर होता है और एक रोवर होता है। तो ये जो ऑर्बिटर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं वहाँ? ये इसलिए होते हैं ताकि ये हमें वहाँ का डाटा भेज पाएँ। तो चाहे वो इंडिया का ऑर्बिटर हो या फिर बहुत सारे देश जिसका ऑर्बिटर भी चाँद पर है या चाँद पर लाइव घूम रहा है, तो उन्हीं ऑर्बिटर्स ने ये डाटा भेजा है कि उस जगह पर आइस वाटर ट्रैप्ड हो सकता है। साउथ पोल का ये जो रीज़न है, यहाँ का जो मून क्रेटर्स है वो अनटच्ड है, बिल्कुल सनलाइट से टच नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है, वो जैसा था वैसा ही है। तो जो सोलर सिस्टम का सारा रिकॉर्ड है या सोलर सिस्टम का ओरिजिन, इसका जो एविडेंस है वो अनटच्ड तरीके से वहाँ पर मौजूद है।
मतलब समझ रहे हो ना कि वहाँ का जो रीजन है वो बहुत छोटे रीजन में है, वो बहुत ही ज़्यादा अनइफेक्टेड है, सनलाइट से भी अनइफेक्टेड है। जो एस्टेरॉयड आकर मून से टकराते हैं जिसके चलते वहाँ क्रेट्स बनता है वो भी जाकर इक्वेटर को हिट करता है, और जो पोल्स वाला एरिया है वो ज़्यादातर अनडिस्टर्ब रहते हैं। तो यहाँ से हमें जो भी डाटा मिले उससे हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत जानकारी मिल सकती हैं। ऐसी और भी कैलकुलेशंस की गई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, इनफैक्ट इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए उस जगह को द प्लेस फॉर अनटैप्ड रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ये ऐसी जगह है जो कि खजाना है लेकिन कोई भी टैप नहीं कर पाया है। चांद का जो साउथ पोल है वहाँ पर टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मतलब वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे जैसे कि सोलर पैनल या फिर उसका बॉडी या फिर उसके चक्के, जिसे आप सोचो कि ऐसे बिल्ड किया है ऐसे मटेरियल से जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी वर्क कर पाए। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चाहे आपका फ़ोन हो, आपका टीवी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर सर्किट बोर्ड्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे जो सर्किट बोर्ड होता है वो काम कर रहा होता है। पूरे सर्किट बोर्ड के किसी 1 मिलीमीटर के पार्ट में भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कोई भी एरर हो जाता है तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वहीं अगर ऐसे हार्श कंडीशन में चलाने के लिए बिल्ड किया जाए तो सोचो किस तरह के डिटेलिंग का इस्तेमाल किया जाता होगा कि वो मून के साउथ पोल के -200 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रीजन में भी काम कर सकें। एक सवाल आप सबके मन में आ सकता है कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि साउथ पोल में लाइट आता ही नहीं है, सनलाइट आता ही नहीं है, और उधर मैं कह रही हूँ कि रोवर को पावर पाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो फिर ये कैसे होगा? इसका आंसर है कि साउथ पोल के उस इलाके में जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, उससे थोड़ा दूर तक ही जाएगा। जहाँ पर थोड़ा लाइट पहुँचे, एग्जैक्टली डार्क फेज में नहीं जाएगा, क्लोज टू साउथ पोल, नियर टू साउथ पोल जहाँ पर लाइट पहुँचेगी वहाँ तक ही जाएगा रोवर। हमारे यूनिवर्स में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि धरती के लिए हो सकता है कि रेयर हो। यहाँ पर हम इन्हें कॉटन कॉट रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, लेकिन ऐसी कई जगह है हमारे यूनिवर्स में जहाँ पर ये सब चीज़ें अबंडेंट में अवेलेबल हैं। आपने उस प्लेनेट के बारे में तो सुना ही होगा जो कि डायमंड का बना है, डायमंड प्लेनेट कहते हैं इसे। ये पूरा प्लेनेट खरबों डॉलर का होगा और जितना इस पूरे विश्व में पैसा है उसका 1000 गुना ज़्यादा उसको मिल जाएगा जो कि इस प्लेनेट का डायमंड ला देगा धरती पर, क्योंकि डायमंड धरती के लिए रेयर है, वहाँ के लिए रेयर नहीं है। तो चांद भी कुछ ऐसा ही है। चांद में भी ऐसे कई मिनरल्स हैं जो कि धरती के लिए रेयर है लेकिन चांद के लिए नहीं, वहाँ पर एबंडेंस में अवेलेबल। स्कैंडियम, यट्रियम, ये दोनों कई रेयर एलिमेंट्स में से 2 का नाम लिया है मैंने। ये दोनों मोटर व्हीकल्स के वर्किंग इंजन में यूज़ होते हैं। दुनिया में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, उनमें यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है, और रडार सिस्टम जो होता है मिलिट्री के पास, उनमें भी इन रेयर एलिमेंट्स का यूज़ होता है। सुपर कंडक्टर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। हीलियम-3 जो कि एक रेयर एलिमेंट है, ये एक ऐसा गैस है जो कि क्लीन और पावरफुल फ्यूज़ के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। कहाँ पर? न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में। ये धरती पर बहुत कम है पर चांद पर बहुत मात्रा में पाया जाता है। और फाइनली वाटर से बड़ी चीज़ और क्या होगी? लूनर आइस अगर मिल जाए तो उससे बड़ी बात अब कुछ नहीं होगी। He3 या फिर हीलियम-3 को आप हल्के में मत लो प्लीज़। हीलियम-3 जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैजिकल माना जाता है। आपको पता है ये एक एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म है हीलियम की, जो कि सूरज यानी सन के कोर में पाया जाता है और कोर से फिर वो धरती और चांद और बाकी प्लैनेट्स की तरफ जाता है। सन से तो कई चीज़ें रेडिएट होती रहती हैं लेकिन जो हीलियम-3 है ये उसी में से एक है, और ये चार्ज पार्टिकल है, और ये हीलियम-3 के चार्ज पार्टिकल हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करता है इन चीज़ों से। तो ये जो हीलियम-3 है ये धरती पर कभी हिट ही नहीं होता है, लेकिन चांद जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो कोर है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वहाँ पर ये He3 यानी हीलियम-3 बहुत एबंडेंस मात्रा में कलेक्ट हो गई है।
हीलियम-3 इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जब इसको यूज़ किया जाता है तब इससे 3 एनर्जीज निकलेंगी। क्योंकि ये बाकी चीज़ों की तरह जो यूज़ होते हैं प्लांट्स में एक फ्री न्यूट्रॉन नहीं प्रोड्यूस करता। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे पता है, बट आप ये मानो कि एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करना न्यूक्लियर प्लांट्स में जब पावर जनरेट होती है, ये फ्री न्यूट्रॉन एक पॉल्यूशन की तरह होता है। लेकिन हीलियम-3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में साइंस जानता है, जिससे कि क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है विदाउट एनी पॉल्यूशन। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए चांद पर मौजूद ये हीलियम-3 इतना इम्पॉर्टेंट है। हीलियम-3 के साथ साथ आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, ये सब चीज़ें भी चांद पर मौजूद हैं। मतलब चांद एक ट्रेजर बॉक्स की तरह है, लिटरली नहीं, इनडायरेक्टली। नासा के जो अपोलो मिशन हुआ था उसमें चांद पे सिल्वर बहुत मात्रा में मिला था और गोल्ड भी थोड़े मात्रा में मिला था। किस जगह पर मिला था पता है? जो धरती फेसिंग साइड होता है ना, जो मैं बोली ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल इनएक्सेसिबल होता है, लेकिन जो फेस हमें दिखता है डायरेक्ट यहाँ से इक्वेटर के पास वाले एरिया में, वहाँ पर सिल्वर और गोल्ड भी मौजूद है। सॉफ्ट लैंडिंग कितना हार्ड होता है ये चांद ने हमें सिखा दिया। जैसे कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सॉफ्ट लैंडिंग में। इससे पता चलता है कि अपोलो मिशन में कितना ज़्यादा रिस्क होता होगा। सोचो ये क्रैश का घटना तब हो जैसे रशिया के लूना 25 क्रैश हुआ है, उसमें अगर इंसान होता तब क्या होता। तो अगर विदाउट ह्यूमन, बिना इंसान वाला जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लैंड कराना इतना हार्ड है और कुछ ही कंट्रीज कर पाए हैं, तो अगर इंसान के जाने की बात हो तो वो कितना रिस्की होगा खुद सोचो। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें।